Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely who will be the next hegemon in the Middle East. मिडल ईस्ट में नई जो हेजमन है वो कौन होगा, यानी कि बेसिक जो पावर बनेगी वो कौन सी होगी। आप यूएस के बाद, जबकि यूएस ने वेकेंट छोड़ दी है, वहां पर अपनी जड़ें छोड़ दी हैं, और अब बेसिकली नेक्स्ट आने वाली हेजमन सिचुएशन क्या होगी वही आपको इसमें बताया जाएगा। जैसे कि बता रहे हैं, द एस्पायरेंट्स विद इन द रीजन इंक्लूड इसराइल, टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड ईरान। ठीक है, इनके एस्पायरेंट्स कौन है, यानी कि जो ख्वाहिशमंद हैं यहाँ मिडल ईस्ट के अंदर अपनी हेजमनी कायम करने के लिए, उनमें इसराइल, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और ईरान शामिल हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। जी, तो सबसे पहले आपके पास वर्ड है हेजमन। हेजमन का मतलब होता है एक डोमिनेंट या लीडिंग पावर। ठीक है, अब वो लीडिंग पावर कोई स्टेट हो सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंटरनेशनल एरेना की बात करें तो यहाँ पर हेजमन जो है एक लीडिंग पावर स्टेट की बात हो रही है। और जियोपॉलिटिकल आता है नेक्स्ट नंबर पर। जियोपॉलिटिक्स से मुराद होती है जोग्राफिकल फैक्टर और लोकेशन, यानी कि एक पावर जो कि जिसने पूरे रीजन को में अपनी पावर को एक्सपेंड कर रखा हो, वो जियोपॉलिटिकल के अंदर आती है। एस्पायरेंट्स में आपको बता चुकी हूँ, वो जो कि पोजीशन हासिल करना चाहती हैं, वो स्टेट्स जो कि हेजमनी कायम करना चाह रही हैं, ख्वाहिशमंद। सैंक्शंस होती हैं पाबंदियां, और ये पाबंदियां किस नौयत की होती हैं, ये तिजारत पर पाबंदियां लग सकती हैं, इकोनॉमी पे पाबंदियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है सैफेविड एम्पायर। ठीक है, ये सैफेविड जो एम्पायर है ये हिस्टोरिकल एम्पायर है पर्शिया के अंदर, जो कि मॉडर्न डे में ईरान है। ठीक है, वहां की ये एम्पायर थी जो 16वीं से 18वीं सदी के दरमियान एग्जिस्ट करती थी। नेक्स्ट आती है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन आपको पता ही है कि किसी तहजीब को कहते हैं। ठीक है, किसी भी जगह की जो खसूस मखसूस जो तहजीब होती है उसको। आगे आपके पास ब्री है। ब्री आपको पता ही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना की वजह से और उसके थ्रू जो है वो कनेक्ट करता है एशिया को यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, और ये प्रॉपर एक नेटवर्क बनाते हैं रोड का, रेलवेज का, पोर्ट्स का। ठीक है, और फर्दर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास नेटो है। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें जो है वो 30 कंट्रीज हैं। ठीक है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप जो है उसमें कमिटेड हैं। ठीक है, कलेक्टिव जो उनके गेन्स हैं, कुछ डिफेंसिव एक्ट्स करते हैं वो। ठीक है, डिफेंसिवली काम करते हैं किसी भी किस्म की एग्रेशन के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है सब स्टेट वायलेंस। सब स्टेट वायलेंस बेसिकली होता है एक स्टेट या एक रीजन के अंदर ही रहता हुआ किसी किस्म का जो वायलेंस होता है, तशद्दुद होता है, वो। ठीक है, आगे आता है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी कि जो अभी फिलहाल जो है एग्जिस्ट कर रहा हो, सरवाइव कर रहा हो, कोई ऐसा ग्रुप। ठीक है, जो कि आपके लिए खतरे का बाइस हो। आगे आपके पास है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या है, ये एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट है। ठीक है, जो प्रोटेस्ट किया गया वेरियस, हम देख सकते हैं मिडल ईस्टर्न और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, जो कि 2010 में स्टार्ट हुआ था। आगे आपके पास आते हैं रियलिस्ट थेरिस्ट। रियलिस्ट कौन से होते हैं? थेरिस्ट वो होते हैं जो कि पावर की बात करते हैं। बेसिकली वो लिबरलिज्म या जो है वो नेगोशिएशन की बात नहीं करते, ज्यादातर वो पावर ही पर जोर दे रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है हेजमन स्टेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, हेजमन स्टेबिलिटी थ्योरी यानी कि जो जिसने पावर गेन की हुई है स्टेट ने, जो हेजमन है उस वक्त, वो अपनी स्टेबिलिटी किस तरह से कायम रखता है, वही इस चीज के अंदर, इस थ्योरी में एक्सप्लेन होता है। नेक्स्ट आपके पास थ्योरी आती है पावर ट्रांजिशन थ्योरी। ट्रांजिशन कहते हैं चेंज को। ठीक है, ट्रांजिशन चेंज थ्योरी जिसके अंदर जो है वो पावर के अंदर चेंज आ रहा हो, डायनेमिक हो पावर। ठीक है, पावर शिफ्ट देखने को मिल रहा हो। तो अभी हम देख सकते हैं, इस आर्टिकल के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से पावर चेंज नजर आएगा मिडल ईस्ट के अंदर। पहले यूएस की हेजमनी कायम थी, लेकिन अब जो है वो पावर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूट होती हुई नजर आ रही है। नेक्स्ट आपके पास आता है बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी का मतलब यही होता है कि पावर की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए स्टेट्स के दरमियान। जैसे आप देख सकते हैं मल्टीपोलैरिटी की वजह से बैलेंस ऑफ थ्योरी, बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी जो है वो हमें बहुत ज्यादा डोमिनेट होती हुई नजर आ रही है। ठीक है जी, ये थे इसके डिफिकल्ट वर्ड्स, और अब हम इसको आगे से स्टार्ट करते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज पिवोटेड टुवर्ड्स एशिया पैसिफिक एंड हैज रीडायरेक्टेड इट्स रिसोर्सेज टू द इंक्रीजिंग थ्रेट्स पोज्ड बाय चाइना एंड रशिया। ठीक है, यूएस ने जो है वो अब उसका रुझान आप देख सकते हैं एशिया पैसिफिक की तरफ हो गया है। उसने रीडायरेक्ट कर लिया है अपने रुख
को, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को, ठीक है, जो कि इंक्रीजिंग थ्रेट हमें नजर आ रहा है किसकी तरफ से, चाइना और रशिया की तरफ से, यूएस को जो थ्रेटनिंग सिचुएशन नजर आ रही थी, इस वजह से वो उसने अपना शिफ्ट कर लिया है रुख जो है। इट कैन नॉट अफोर्ड टू रिमेन डिस्ट्रैक्टेड बाय रीजनल क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट, और अब वो जो है किसी किस्म का भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता जो डिस्ट्रैक्शन है उसको, रीजनल क्राइसिस जो नजर आ रहे हैं मिडल ईस्ट के अंदर, एज इट पाइवोट्स टुवर्ड्स अदर ग्लोबल प्रायोरिटीज। और अब वो जो है वो पिवोट्स कर रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, वो ग्लोबल प्रायोरिटीज की तरफ, दूसरी ग्लोबल प्रायोरिटीज की तरफ जा रहा है। Therefore, इसीलिए the US must divert Middle Eastern resources it needs to confront China and Russia, which it considers as the great geopolitical threats of the 21st century. इसलिए जो यूएस है वो डाइवर्ट कर रहा है मिडल ईस्टर्न रिसोर्सेज की तरफ, उसको जरूरत है वो कन्फ्रंट करे, तसादुम में खड़ा हो जाए चाइना और रशिया के सामने, ठीक है, क्योंकि वो जिनको कंसिडर कर रहा है 21वीं सदी के बहुत ही बड़े जो जियोपॉलिटिकल थ्रेट हैं। As the US pivot, it vacates its seats of acting as the great Middle Eastern hegemon for over 6 decades. ठीक है, जैसे अगर यूएस के हवाले से बात की जाए, जैसे उसने जो है वो अपनी सीट जिस पर वो विराजमान था, मिडल ईस्टर्न हेजमनी उसने कायम कर रखी थी तकरीबन 6 दहाइयों से, तो उसने उस चीज को अब खाली छोड़ दिया है। This leaves the world dashing to find an answer to an interesting geopolitical question in the Middle East. और अब इस चीज ने एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें छोड़ दिया है कि अब बेसिकली जो है वो इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन क्या है ये मिडल ईस्ट के अंदर, इसका हमें जवाब तलाश करना है। हु विल बी द मिडल ईस्ट नेक्स्ट हेजमन, कि अब मिडल ईस्ट का नेक्स्ट हेजमन कौन होगा। A hegemon in the region must lead with complete political, economic and military dominance. एक hegemon जो है रीजन के अंदर वो जो है लीड करके जाएगा किसके साथ, कंप्लीट पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री डोमिनेंस होगी उसकी। The aspirants within the region include Israel, Turkey, Saudi Arabia, Egypt and Iran, और इन जो एस्पायरेंट्स हैं इसके जो ख्वाहिशमंद है वो इसराइल, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और ईरान इसमें शामिल है। Israel is the only nuclear power in the Middle East and a great partner and ally of the US. इसराइल सिर्फ एक ही कुव्वत है मिडल ईस्ट के अंदर जो कि न्यूक्लियर कुव्वत है, ठीक है, और ये ग्रेट पार्टनर भी है, एलाई भी है यूएस का। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा इट लीड्स द रीजन इन एडवांस टेक्नोलॉजी एंड बूस्ट अ पावरफुल एंड प्रोफेशनल मिलिट्री। इसके अलावा जो है इसकी रीजन के अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, और ये बूस्ट करता है अपनी पावर को, पावरफुल और प्रोफेशनल मिलिट्री भी इसके पास मौजूद है। टर्की इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ नेटो एंड द ओनली कंट्री दैट इज अ पार्ट ऑफ बोथ एशिया एंड यूरोप। और तुर्की अगर बात की जाए तुर्की की, तो वो परमानेंट मेंबर है नेटो का, और सिर्फ एक ही कंट्री है जो दोनों का पार्ट है, यानी कि एशिया और यूरोप का हिस्सा है। इट एंजॉयज बोथ पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री क्लाउट इन द रीजन। अब ये दोनों तरह से एंजॉय कर सकता है, अगर क्लाउट इसके हम देखें पॉलिटिकल भी और साथ में मिलिट्री भी। एंड हैज बीन अर्लियर अ मिडल ईस्टर्न हेजमन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑटमन एम्पायर, और ये साथ ही साथ जो तुर्की उस्मानिया थी, ठीक है, यानी ऑटमन एम्पायर थी, तो उस वक्त भी हेजमन रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। The only reason that Egypt can be considered to take on the role of hegemon in the Middle East is because it represents the oldest civilization in the region and had boosted a great army in the past. और अगर इजिप्ट की बात की जाए, इजिप्ट को कंसिडर किया जाए, तो उसने भी रोल जो है हेजमन का ले सकता है वो मिडल ईस्ट के अंदर, जस्ट बिकॉज के जो है वो रिप्रेजेंट करता है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को, पुरानी तहजीब को इस रीजन के अंदर, और बूस्ट की थी जिसमें आर्मी जो थी इसकी बहुत बड़ी रही थी पास्ट के अंदर। It has the Suez Canal, but its economy has been messed up by the IMF and its political potential is also rolling down the hill. ठीक है, स्विस कनाल जो है वो भी इसके पास ही है, और साथ में इसकी इकोनॉमी जो है लेकिन वो मैसअप हो गई आईएमएफ की वजह से, और जो पॉलिटिकल पोटेंशियल है वो भी रोलिंग डाउन हो रहे हैं। ईरान ऑल्दो अंडर सैंक्शंस इज स्टिल अ पावरफुल स्टेक होल्डर फॉर बिकमिंग अ हेजेमन इन द रीजन। और अगर हम ईरान की बात करें तो वो सैंक्शंस के बावजूद, तिजारती पाबंदियों के बावजूद भी एक पावरफुल स्टेक होल्डर है, और ये बन सकता है वो हेजेमन रीजन के अंदर, एज इट इज ऑन द थ्रेश होल्ड ऑफ एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि वो दहलीज पर खड़ा है कि वो एक्वायर कर सकता है न्यूक्लियर वेपन को, एंड चैलेंजेस द अमेरिकन एंड इसराइली इन्फ्लुएंस इन द रीजन, और चैलेंज करता है वो इस इसराइली इन्फ्लुएंस को, अमेरिका के इन्फ्लुएंस को रीजन के अंदर। अकॉर्डिंग टू द लीक्ड स्टेट डिपार्टमेंट केबल, ईरान वांट्स टू रीबिल्ड द Safavid empire that dominated the Middle Eastern region 3 centuries ago, with the current goal of creating a new Persian empire that also wields a nuclear weapon. ठीक है, अगर हम देखें स्टेट डिपार्टमेंट केबल के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने बताया कि ईरान ये चाहता है कि वो सफेविड एम्पायर को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 16वीं से 18वीं सदी के दौरान ये एम्पायर
रही थी, ठीक है, डोमिनेट करते थे वो मिडल ईस्ट के अंदर, ठीक है, 3 सेंचुरीज पहले अगर हम जाएं तो उनका यही गोल है कि वो दोबारा से क्रिएट करें, पर्शियन एम्पायर यहाँ पर दोबारा बना लें, ठीक है, और न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने के बाद। सऊदी अरेबिया इज द आइडियोलॉजिकल कोर एंड द न्यूक्लियस ऑफ द अरब वर्ल्ड। और अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो उसका आइडियोलॉजिकल कोर है, वो एक न्यूक्लियस का काम करता है, एक दिल का काम करता है अरब वर्ल्ड में। इट हैज वीक मिलिट्री कैपेबिलिटी, लेकिन इसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, वो कमजोर है। बट इट हैज अ यंग लीडर, लेकिन इसके पास यंग लीडर है हु ड्रीम्स ऑफ मेकिंग द मिडल ईस्ट द यूरोपियन यूनियन ऑफ टुमारो, जिसका ये ड्रीम है कि वो मिडल ईस्ट को यूरोपियन यूनियन बनाएगा कल का। It will be unfair not to mention the two external powers Russia and China, ठीक है, और ये जो है अनफेयर होगा अगर हम यहाँ पर मेंशन ना करें एक्सटर्नल पावर्स को, जो कि रशिया और चाइना है, as and their bid to fill in the vacuum left over by the pivoting US away from the Middle East। और वो वैक्यूम, वो खला जो कि यूएस ने छोड़ दी है मिडल ईस्ट के अंदर, उसको पुर करने के लिए ये दो कुव्वतें जो हैं वो तैयार हैं। चाइना एक्सटेंड इट्स कंट्रोल इन द रीजन थ्रू ब्री, ठीक है, चाइना अपना जो कंट्रोल है रीजन के अंदर उसको एक्सटेंड कर रहा है ब्री बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू। एल्स इट हैज नो एम्बिशंस ऑफ बीइंग अ रीजनल और ग्लोबल हेजमन। ये अलग बात है कि उसकी कोई एम्बिशन ऐसी नहीं है कि वो रीजनल जो है वो हेजमनी कायम करना चाहता है। The Ukraine war has obviously diminished Russian power, but it still maintains permanent naval and air bases in Syria. अब यूक्रेन वॉर देखें तो ऑब्वियसली वाजिया तौर पर उसने डिमिनिश कर दिया, खात्मा कर दिया है रशिया की पावर का, लेकिन अभी भी रशिया ने मेंटेन किया हुआ है, परमानेंट उसकी नेवल मौजूद है, एयर बेसिस हैं सीरिया के अंदर। दिस हेल्प्स रशिया टू एक्सेस मेडिटेरियन सी, जो कि रशिया को हेल्प करता है कि मेडिटेरियन सी तक एक्सेस को, एंड रिमेन्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन द मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स। और इसके जरिए से वो एक्टिवली बहुत ही इन्वॉल्व हो सकता है मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर रशिया। द मॉस्को कंट्रोल्ड वैगनर ग्रुप ऑल्सो ऑपरेट्स इन लीबिया। मॉस्को जो है, रशिया जो है वो वैगनर ग्रुप को भी कंट्रोल करता है, जो कि लीबिया में ऑपरेट करता है, एंड कंट्रोल सेवरल बेसिस देयर, और बहुत सी ये बेसिस को कंट्रोल करता है। मॉस्को कैन ऑल्सो स्टैब्लिश मिलिट्री बेसिस इन सम ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है, मॉस्को ने मिलिट्री बेसिस भी स्टैब्लिश कर रखी है अफ्रीकन कंट्रीज में, एज सम ऑफ द स्टेट्स इन अफ्रीका, जैसे कि कुछ स्टेट्स हैं अफ्रीका में, हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग डीपर डिफेंस कॉपरेशन विद रशिया, जो कि अफ्रीका की कुछ स्टेट्स जो हैं वो एंजॉय कर रही हैं, डीपर डिफेंस कॉपरेशन एंजॉय कर रही हैं रशिया के साथ। एज एन आउटसाइड पावर रशिया एंजॉयज वार्म रिलेशन, आउटसाइड पावर के तौर पर रशिया भी वार्म रिलेशन एंजॉय कर रहा है विद ईरान, ईरान के साथ। एज देयर कॉमन एनिमोसिटी, एनिमोसिटी होता है दुश्मनी, ठीक है, जैसे उनकी कॉमन दुश्मनी किसके साथ है, अगेंस्ट द यूएस, यूएस के अगेंस्ट वो मिलकर काम करते हैं, मेक्स देम नेचुरल जियोपॉलिटिकल पार्टनर्स। और वो चीजें जो हैं, ये दुश्मनी जो है इनको एक नेशनल जियोपॉलिटिकल पार्टनर बना देती है। Russia can provide Iran with air defense systems and fighter jets, whereas Iran can help Russia by not only providing it drones but also with missiles. Russia जैसे कि ईरान को प्रोवाइड कर सकता है एयर डिफेंस सिस्टम्स और जेट, जो फाइटर जेट्स हैं, और उसके अलावा अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान रशिया को ना सिर्फ जो है ड्रोन्स प्रोवाइड कर सकता है बल्कि मिसाइल्स भी दे सकता है। इफ सऊदी अरेबिया इज बैक्ड बाय द यूएस, ईरान एंजॉयज द पोटेंशियल बैकिंग ऑफ रशिया। अगर सऊदी अरेबिया की पुष्पनाई है यूएस की तरफ से है तो ईरान की जो है वो रशिया की तरफ से है। The greatest threat in the Middle East comes no more from interstate wars but from the growing sub-state violence that may spill over the borders। तो greatest threat क्या है, खतरा क्या है मिडल ईस्ट में, जो कि इंटरस्टेट वॉर की वजह से नजर आता है, ठीक है, वह यानी कि स्टेट के अंदर ही हम देख सकते हैं, बट फ्रॉम द ग्रोइंग सब स्टेट वायलेंस दैट में स्पिल ओवर द बॉर्डर। लेकिन जो बेसिकली है वो इंटरस्टेट की वजह से इतना खतरा नहीं है, ठीक है, जो सब स्टेट वायलेंस है, जो स्टेट के अंदर मौजूद जो वायलेंस है वो क्रॉस द बॉर्डर जो है वो बहुत ज्यादा फैल रहा है, उसका खतरा इनको ज्यादा है। इट इज फॉर दिस रीजन दैट आई assume that a stakeholder from within the region will claim regional hegemony and only a power that share the common religion। ठीक है, अब तो यहाँ पर राइटर यही कह रहे हैं कि इसी यही वजह है, यही रीजन है जिसकी वजह से ये इज्यूम करते हैं कि कोई स्टेक होल्डर अंदर ही का उठेगा जो कि क्लेम करेगा रीजनल हेजमनी को, और पावर जो है वो शेयर करेगा कॉमन रिलीजन जिसका होगा उसके साथ ही। एंड द क्लोज जियोपॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी विद द मिडल ईस्टर्न स्टेट्स कैन एक्सटेंड द नेसेसरी इन्फ्लुएंस। और जो पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी होगी मिडल ईस्ट के अंदर, मिडल ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, वही एक्सटेंड करेगा जो नेसेसरी इन्फ्लुएंस होगा उस चीज को, एंड कंट्रोल दैट द रीजन नीड्स फॉर एनी फ्यूचर ऑर्डर टू टेक शेप एंड रिमेन सस्टेनेबल। और वही कंट्रोल करेगा पूरे रीजन को, जिसकी जरूरत होगी फ्यूचर ऑर्डर को भी वही शेप करेगा जो कि उसको सस्टेनेबल रखेगा, यानी कि थामा हुआ रखेगा। हेजमनी इन द मिडल ईस्ट हैज अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अगर हेजमनी देखें मिडल ईस्ट के अंदर तो किसी ना किसी की रही ही है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहा है, तारीखी पस मंजर रहा
रहा है। द यूएस एज अ पॉलिसी हैज नॉट अलाउड द इमर्जेंस ऑफ एनी हेजमन इन द मिडल ईस्ट दैट कुड हार्म नॉन अरब्स, नॉन सुन्नीज एंड नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, यूएस की लेकिन जो पॉलिसी है वो अलाउड नहीं करती थी इमरजेंस को, कि हेजमनी जो है मिडल ईस्ट के अंदर उसने अपनी बना कर रखी हुई थी कि वो किसी किस्म की भी कोई और पावर आए और वो नॉन अरब्स, नॉन सुन्नीज और नॉन मुस्लिम्स को हिट करे, ऐसी यूएस की पॉलिसी थी। द यूएस बिलीव दैट द इमरजेंस ऑफ एनी सच हेजमन वुड कंस्टिट्यूट एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, क्योंकि यूएस बिलीव करता था कि इमरजेंस जो होगी, किसी किस्म की इस तरह की कोई हेजमनी आ गई तो वो कंस्टिट्यूट करेगी, तश्कील देगी किसी ऐसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को टू द नॉन सुन्नीज, नॉन अरब्स एंड नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज इन द मिडल ईस्ट। ठीक है, जो कि नॉन सुन्नी, नॉन अरब और नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज ऑफ द मिडल ईस्ट को थ्रेट कर सकती है। द यूएस फियर आर बेस्ड ऑन हिस्ट्री, तो यूएस का जो फियर है वो बेस करता था हिस्ट्री पे, तारीख पर, बिकॉज क्योंकि वेन एवर इस्लाम हैज यूनाइटेड इन द रीजन, क्योंकि जब कभी भी इस्लाम यूनाइटेड हुआ है किसी भी रीजन के अंदर, एज इट डिड अंडर द ऑटमन रूल, जैसे कि सल्तनत उस्मानिया के अंदर हमने देखा, इट अटैक्ड एंड कंकर्ड यूरोप, तो उसने अटैक किया और यूरोप पर कंकर कर लिया, कामयाबी हासिल की, फतेहयाब हुआ इन अफ्रीका एंड एशिया, और उसके बाद अफ्रीका और एशिया में भी कामयाबी हासिल की थी। गिवन दीज व्यूज द यूएस डिजाइंड अ पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड मिडल ईस्टर्न ग्रैंड स्ट्रैटेजी, तो इन्हीं व्यूज के हवाले से तो डिजाइन दिया यूएस ने पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड मिडल ईस्टर्न ग्रैंड स्ट्रैटेजी के तौर पर उसने इस्तेमाल किया, बनाया उसको, दैट नेवर अलाउड द क्रिएशन ऑफ सच अ पॉलिटी, जिसने अलाउ नहीं किया था किसी किस्म की भी पॉलिटी को तश्कील देना, यानी कि किसी भी किस्म की सियासत को परवान चढ़ने नहीं दिया उसने, यानी यूएस ने। इट इज नॉट ओनली द यूएस, ना सिर्फ ये यूएस था, बट दीज मिडल ईस्टर्न माइनॉरिटीज, बल्कि साथ ही साथ मिडल ईस्टर्न माइनॉरिटीज भी थी, ऑल्सो हुज ओनली ग्रेट स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव लाइक द यूएस हैज बीन टू इंश्योर दैट, जिनकी यही इम्पेरेटिव रहा था, कि स्ट्रेटेजी उनकी यही रही थी कि यूएस जो है वो इंश्योर करवाता रहे दैट नो सच पॉलिटी इमर्जेस, कि किसी इस तरह की कोई सियासत इमर्ज ना हो, उभरे नहीं, दैट हार्म्स देयर इंटरेस्ट, जो उनके इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाए। But now the US is pivoting towards Asia Pacific and given its other global priorities. लेकिन अब जो यूएस है उसने अपना रुख तब्दील कर लिया इससे एशिया पैसिफिक की तरफ, और अब अपनी ग्लोबल प्रायोरिटीज भी डिफरेंट तरीके से ले रहा है वो। इट मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू प्रिवेंट द फ्यूचर इमरजेंस ऑफ सच अ पॉलिटी, और अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो प्रिवेंट कर सके, यानी रोक सके फ्यूचर इमरजेंस को, फ्यूचर की उभरती हुई पावर को, ऑफ सच अ पॉलिटी, यानी इस किस्म की सियासत को उभरने से अब वो रोक नहीं सकता, यूएस के अंदर इतनी कैपेसिटी अब मौजूद नहीं है। द क्वेश्चन दैट आई आस्क इज नॉट ओनली अबाउट द इमरजेंस ऑफ दिस पॉलिटी। अब जो क्वेश्चन है जो राइटर यहाँ पर करते हैं वो ये है कि जो इमरजेंस है, यानी कि इस सियासत की जो इमरजेंस है, इस सियासत का उभरना जो है वो बेसिक क्वेश्चन नहीं है राइटर का। वो कह रहे हैं, ना सिर्फ ये सवाल पूछ नहीं रहा कि इमरजेंस की बात नहीं कर रहा, बल्कि ऑल्सो अबाउट द मिडल ईस्टर्न ऑर्डर, बल्कि मिडल ईस्टर्न ऑर्डर की तरतीब की बात भी करता हूँ। द ऑर्डर दैट द यूएस क्रिएटेड, वो ऑर्डर जिसको यूएस ने तश्कील दिया था, तरतीब दिया था, एंड विच इज नाउ एंडिंग, और अब उसका खात्मा हो रहा है। द मिडल ईस्ट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोलराइज्ड एंड वोलाटाइल रीजन। ठीक है जी, जो मिडल ईस्टर्न ईस्टर्न रीजन है वो दुनिया का जो मोर मोर पोलराइज्ड और जो है वोलेटाइल रीजन रहा है, गैर मुस्तहकम किस्म का रीजन रहा है, क्योंकि वहां पर मुख्तलिफ हेजमनीज कायम रही हैं। द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑर्डर इन द मिडल ईस्ट वॉज ड्रिवन बाय अ यूएस पॉलिसी। ठीक है, जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑर्डर की बात करें तो मिडल ईस्ट के अंदर पॉलिसी जो तश्कील दी गई यूएस की तरफ से दी गई थी, दैट सॉट टू सपोर्ट डिक्टेटर्स, ऑटोक्रेट्स रिजीम्स एंड मोनार्कीज। ठीक है, जो कि तलाश में यही रहता था कि वो सपोर्ट करे डिक्टेटर्स को, ऑटोक्रेट्स को, आमराना रिजीम ही लाना चाहता था, मोनार्कीज लाया, बादशाहत लेकर आया, दैट मैनेज टू एक्सपेंड, उन्होंने वही कोशिश की कि वही एक्सपेंड हो, वही फैले, एंड स्प्रेड बोथ द यूएस इन्फ्लुएंस एज वेल एज इट्स इंटरेस्ट इन द रीजन, और साथ ही साथ यूएस का इन्फ्लुएंस और उसका इंटरेस्ट भी उस रीजन में फैलता रहे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अरब कोल्ड वॉर इन द 1950s and 60s टू द एंड ऑफ द क्रॉस बॉर्डर आइडियोलॉजिकल वॉर्स, अगर हम उस पीरियड की बात करें, यानी कि अरब कोल्ड वॉर की बात करें, 50s 60s की बात करें, जिसमें कोल्ड जो क्रॉस बॉर्डर आइडियोलॉजिकल वॉर्स थी वो एंड हुई, द मिडल ईस्टर्न ऑर्डर हैज बीन मेनी अप्स एंड डाउन्स, तो मिडल ईस्टर्न ऑर्डर के अंदर भी बहुत सी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते गए, नशेबो फराज हमें देखने को मिले। From the wars fought between Arabs and Israel to the signing of bilateral peace accords between the states to the Arab Spring and many ongoing civil wars in the region। ठीक है, अगर ये जंगों की बात की जाए, अरब और इसराइल के दरमियान बहुत सी जंगें भी हुई, बहुत से बायलेटरल पीस अकॉर्ड्स भी हुए, दोनों स्टेट्स के दरमियान अरब स्प्रिंग भी देखने को मिली, और फिर ऑनगोइंग सिविल वॉर भी हमें देखने को मिलती है रीजन के अंदर। द मिडल ईस्ट शोकेसेस अ टर्बुलेंट रीजन। ठीक है, जो मिडल ईस्ट है वो क्या शोकेस करता है, क्या दिखाता है, एक टर्बुलेंट रीजन, हंगामी वाला,
हंगामी सूरत हाल वाला रीजन, ठीक है, जिसमें के हंगामी सूरत हाल हमेशा से रही, दैट हैज विटनेस फेलिंग ऑफ मैनी ग्रैंड स्कीम्स फॉर रीजनल ऑर्डर, जिसमें ये चीज विटनेस है, ये चीज तस्दीक करती है इस चीज की कि इस रीजन के अंदर बहुत सी स्ट्रेटेजीज जो हैं वो फेल भी हुई थी। एज सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन द मिडल ईस्ट चेंज, ठीक है, अगर जैसे कि सोशल मुआशी सियासी और जो हम सकाफती देखते आए हैं ये चेंजेस जो कंडीशंस मिडल ईस्ट के अंदर, वन थिंग इज गिवन दैट स्टेटस क्यू इन द मिडल ईस्ट कैन नॉट बी सस्टेन, तो एक चीज ये जो है वो बताई जा रही है कि स्टेटस क्यू जो था ना मिडल ईस्ट के अंदर वो कभी भी थमता हुआ दिखाई नहीं दिया था, दे ही नहीं सकता था। With the US executing pivot Asia Pacific policy, the balance of power in the Middle East is changing, and shift may lead to either the creation of regional order driven by a single hegemon or regional order driven by a hegemon, but under a multipolar system. अगर यूएस की एग्जीक्यूट करते हुए नजर आ रही है हमें पिवट एशिया पैसिफिक की तरफ पॉलिसीज की नजर आ रही है, रुझान नजर आ रहा है, तो जो बैलेंस ऑफ पावर है जो मिडल ईस्ट के अंदर है, ठीक है, वो चेंजिंग सिचुएशन नजर आ रही है, एक शिफ्ट नजर आ रहा है दोनों तरफ से ही, जो क्रिएशन है रीजनल ऑर्डर की जो कि एक सिंगल हेजमनी लेकर आएगी, ठीक है, वो चीज भी तब्दील होगी इसकी, और साथ ही साथ रीजनल ऑर्डर भी तरतीब जो है वो जो तरतीब है वो भी चेंज होगी, जो कि लेकर आएगा वही हेजमन जो कि इधर आएगा। यानी देखना तो यही है कि हेजमनी किसकी कायम होती है इस मल्टीपोलर सिस्टम के अंडर। द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द फ्यूचर ऑफ मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स इज लाइकली टू बी हाउ पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मिडल ईस्ट इन द कमिंग ईयर। तो इनमें जो मोस्ट दिलचस्प क्वेश्चन है वो यही है कि जो आने वाला जो फ्यूचर है उसमें जो मिडल ईस्टर्न जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, कौन आने वाले सालों के अंदर मिडल ईस्ट में हेजमनी कायम कर सकेगा। ऑल रियलिस्ट theorists विल बी देयर guns out betting which realist theories will define the future of middle eastern politics, ठीक है, तमाम रियलिस्ट theorist जो हैं वो अपनी गने लिए सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, डिफाइन करना चाह रहे हैं जो फ्यूचर है मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स का उसको, ठीक है। उसके अलावा हेजमन स्टेबिलिटी थ्योरी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, ये भी डिफाइन करती है मिडल ईस्टर्न फ्यूचर को। पावर ट्रांजिशन थ्योरी है, ये भी डिफाइन कर रही है मिडल ईस्टर्न फ्यूचर को, और साथ ही साथ जो बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी है वो भी डिफाइन कर रही है कि हमारे चेंज कैसे आता है, बैलेंस ऑफ पावर आती है, या फिर जो हेजमन स्टेबिलिटी है, क्या हेजमन